हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सेविंग्स अकाउंट के बारे में। सेविंग्स अकाउंट हमें रोज़मर्रा के खर्चों को मैनेज करने के लिए बहुत काम आता है। हम सबको सेविंग्स अकाउंट की बेसिक जानकारी तो होती ही है। इस वीडियो में हम सेविंग्स अकाउंट की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, सेविंग्स अकाउंट क्या होता है या सेविंग्स अकाउंट हम किसी भी बैंक में क्यों खुलवाते हैं। बेसिकली हमारे रोज़मर्रा के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे राशन लाना, सब्जी लाना, किसी दुकान वाले को पैसा ऑनलाइन पेमेंट करना थ्रू यूपीआई, किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को, किसी जानने वाले को फंड ट्रांसफ़र करना थ्रू एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस, या फिर हम मंथली इनकम हमारी होती है और उस मंथली इनकम से हम फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स बचा के रखते हैं, थोड़ा थोड़ा सा सेव करते रहते हैं। तो वो सेविंग्स को पार्क करने के लिए हमें सेविंग्स अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जब वो सेविंग्स हमारा एक कॉर्पस बन जाता है, यानी एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट बन जाता है, तो हम सेविंग्स अकाउंट के थ्रू ही उस पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 ज़रूरतें होती हैं जिसके लिए हमें सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहिए किसी भी बैंक में। अब बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स और बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले हम फायदे जान लेते हैं सेविंग्स अकाउंट के। सबसे बड़ा फायदा सेविंग्स अकाउंट का होता है सेफ्टी ऑफ द फंड्स। मतलब जो भी पैसा आप सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं वो पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है। अगर आप उस पैसे को घर में रखते हैं तो वो चोरी हो सकता है, पैसा डैमेज हो सकता है, पैसा जल सकता है या फिर खो सकता है। तो सेविंग्स अकाउंट में वो पैसा अगर आपका रखा हुआ है तो पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है। दूसरा, अगर आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। किसी भी बैंक में जो इंटरेस्ट है वो 3% से लेकर 6% तक हो सकता है। डिपेंड्स कि बैंक की क्या पॉलिसी है। किसी किसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट 3%, 3.25%, 3.5% तक मिलता है। किसी बैंक में 4% भी है और किसी बैंक में 6% भी है। बट ये डिपेंड करता है कि उस बैंक की क्या पॉलिसी है या वो बैंक आपको क्या फीचर्स दे रहा है, क्या किस टर्म्स और कंडीशंस पे वो आपको 6% तक इंटरेस्ट देना चाहता है या दे सकता है। तो कुल मिला के हमें सेविंग्स अकाउंट में जो भी हमारे फंड्स पार्क्ड हैं उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। लिक्विडिटी ऑफ मनी मतलब आपकी पैसे की अवेलेबिलिटी। लिक्विडिटी का मतलब पानी नहीं, इसका मतलब होता है कि आपका जो पैसा है वो कितनी जल्दी अवेलेबल हो सकता है आपके पास। तो सेविंग्स अकाउंट के थ्रू आप जब चाहे तब 24/7 अपने पैसे को एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास सेविंग्स अकाउंट में डेबिट कार्ड या इस तरह के फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपना पैसा अवेल कर सकते हैं कभी भी, किसी भी समय पर। सेविंग्स अकाउंट में आपको मंथली या क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। मतलब बैंक कहता है कि अगर आप हमारे यहाँ सेविंग्स अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आप कम से कम इतना बैलेंस रखें। ये हर एक सेविंग्स बैंक अकाउंट के लिए ज़रूरी नहीं है, बट ज़्यादातर सेविंग्स बैंक अकाउंट में ये टर्म होती है या कंडीशन होती है। तो आइए अब हम समझते हैं मंथली एवरेज बैलेंस क्या होता है। बेसिकली आपके अकाउंट में रोज का जितना भी बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होता है। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब हम समझते हैं रात के 12 बजे तारीख चेंज होती है। सेम एज रात पे 12 बजे तक यानी 11:59 तक जो भी बैलेंस आपके अकाउंट में दिखता है वो नोट हो जाता है उस दिन का क्लोजिंग बैलेंस। तो इसी तरह अगर एक महीने में 30 दिन है तो 30 दिन का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है उसका टोटल कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उस महीने के टोटल नंबर ऑफ डेज से। यानी अगर हम 30 दिन का बैलेंस टोटल कर रहे हैं तो हम 30 दिन से उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो भी अमाउंट आएगा वो मंथली एवरेज बैलेंस आपके अकाउंट का हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बैंक में आप अकाउंट खुलवा रहे हो
और उस अकाउंट का जो मंथली एवरेज बैलेंस है, यानी बैंक कह रहा है कि आपको MAB मेंटेन करनी है 10,000 रुपीज, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 रुपीज मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। सो अब हम इसका एवरेज कैसे निकालेंगे कि 10,000 कैसे मेंटेन, क्या हमें हर समय 10,000 रुपीज अपने बैंक अकाउंट में रखना होगा या फिर हम बैलेंस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो लेट्स से हम 3 दिन का एवरेज निकाल के देखते हैं। सो लेट्स से डे वन में हमारा एवरेज बैलेंस है, फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग बैलेंस है 10,000 रुपये उस दिन का। डे 2 में हमने कुछ पैसा निकाल लिया और हमारा जो बैलेंस आया वो आया 5,000 रुपये। डे 3 में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया और हमने उस अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, तो डे 3 का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल के आया वो निकल के आया 15,000। तो जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला कह रहा है कि सम ऑफ EOD बैलेंसेस ऑफ द मंथ, मतलब अगर हम 3 दिन मान के चल रहे हैं तो 3 दिन का EOD बैलेंस का टोटल तो कितना हुआ, पहले 10,000 है, फिर 5,000, 15,000 और फिर डे 3 में 15,000, यानी टोटल हो गया हमारा 30,000। तो ऊपर का अमाउंट आ गया हमारा 30,000। उसके बाद नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, यानी उस महीने में कितने दिन, तो हमने 3 दिन का मान के चले हैं तो हमारे 3 दिन। तो अगर आप 30,000 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका मंथली एवरेज बैलेंस कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये। मतलब जो बैंक आपसे बोल रहा था आपको 10,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करना है, अगर आप ये XYZ सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं तो आप ऐसे 10,000 रुपये मेंटेन कर पा रहे हैं। कुल मिला के मंथली एवरेज बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको कंपलसरी एक मिनिमम अमाउंट उस बैंक में रखना पड़ेगा। आप पैसे को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट उसका जो एवरेज आना चाहिए वो 10,000 होना चाहिए अगर 10,000 वाला अकाउंट है। अगर कोई 5,000 वाला अकाउंट है तो वो 5,000 हो सकता है। तो इस तरीके से हम मंथली एवरेज बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। अब समझते हैं कि सेविंग्स अकाउंट कौन खुलवा सकता है। तो सेविंग्स अकाउंट एक रेजिडेंट इंडियन खुलवा सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति जिसकी जो इंडिया का निवासी हो, यानी भारत का, हिंदुस्तान का निवासी हो, वो अकाउंट खुलवा सकता है। उसकी कोई भी उम्र हो सकती है। एक नॉन रेजिडेंट इंडियन भी अकाउंट खुलवा सकता है, यानी NRI अगर इंडिया का रहने वाला है बट विदेश में किसी काम की वजह से रह रहा है, पढ़ाई की वजह से रह रहा है, तो वो भी सेविंग्स अकाउंट यहाँ पर इंडिया में किसी भी बैंक में खुलवा सकता है। कुछ अकाउंट्स होते हैं सेविंग्स अकाउंट, जैसे माइनर, एक बच्चे का भी आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हो जिसकी उम्र 18 साल से कम। एक सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर की हो, उसका भी एक स्पेशल सेविंग्स अकाउंट होता है, स्पेशल फीचर्स के साथ होता है, आप उनका भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं रूरल बैंकिंग के लिए या अर्बन में भी जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल होते हैं उनके लिए। जैसे सरकार ने एक योजना चलाई है जनधन योजना अकाउंट, तो वो जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं, उसमें कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अकाउंट आप किसी भी बैंक में जाके खुलवा सकते हैं। दूसरा HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंथी है, मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो HUF जो होते हैं इनका भी सेविंग्स अकाउंट हम खोल सकते हैं। अगला है टास्क, यानी ट्रस्ट, एसोसिएशंस, सोसाइटीज और क्लब्स या कोऑपरेटिव्स, इनका भी सेविंग्स अकाउंट खुलता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगर कोई NGO है और वो किसी सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है तो वो सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकता है। अगर एक लेट्स से कि एक अपार्टमेंट्स है, एक बिल्डिंग है जिसमें 35 अपार्टमेंट्स है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर 35 फैमिलीज रह रही हैं, वो सब मिलकर एक सोसाइटी क्रिएट कर सकती हैं और उस सोसाइटी के लिए अपना एक सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकती हैं। कोऑपरेटिव्स होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, ये लोग भी अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि कौन सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। तो जितना भी बिजनेस क्लास है, मतलब
जो भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस करना चाहता है, वो अपना सेविंग्स अकाउंट अपने बिजनेस के लिए नहीं खुलवा सकता है। खुद के लिए इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकता है, बट अपने बिजनेस के लिए सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, यानी एक व्यक्ति जो अकेला बिजनेस चला रहा है, खुद होलसेल उसका ओनर है, राइट, और उसने अपनी फर्म को प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर करके रखा हुआ है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स के लिए, यानी ऐसी फर्म्स के लिए हम सेविंग्स अकाउंट नहीं खोलते हैं। पार्टनरशिप फर्म्स, सो कुछ लोग मिलके आपस में एक बिजनेस चला रहे हैं, पार्टनरशिप में हैं, उन्होंने अपने फर्म को रजिस्टर कराया हुआ है, उस फर्म के लिए सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। किसी भी कंपनी के लिए, यानी चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, किसी भी कंपनी के लिए हम सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको भी फंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से, हम उनका सेविंग्स अकाउंट नहीं खोलते हैं। फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे अलग अलग शहर की होती हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट, स्टेट हाउसिंग बोर्ड्स होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके लिए हम सेविंग्स अकाउंट नहीं खोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट में हमें क्या क्या ट्रांजैक्शनल सर्विसेज मिलती हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है एटीएम मशीन और डेबिट कार्ड। यानी अगर हम सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो सेविंग्स अकाउंट के साथ हमें एक डेबिट कार्ड बैंक हमको देता है, और हम उस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल जाके उस बैंक के एटीएम में या किसी और बैंक की एटीएम मशीन का में कर सकते हैं। हमें कैश निकालना है तो हम कैश विड्रॉल कर सकते हैं, और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो हम एटीएम से जाके कर सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड को हम एज ए पीओएस भी, यानी पॉइंट ऑफ सेल भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने किसी दुकान से सामान खरीदा, उसके पास एक ईडीसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन उसको हम बोलते हैं, ईडीसी मशीन है, उस मशीन में आप कार्ड को स्वाइप करा सकते हैं, या आजकल टैप का ऑप्शन होता है, टैप करके आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी पॉइंट ऑफ सेल्स की तरह यूज कर सकते हैं। या फिर किसी वेबसाइट से आप कोई सामान खरीद रहे हैं, उसका भी पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। दूसरा है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप अपने ज्यादातर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं ऑनलाइन। इंटरनेट बैंकिंग का ही एक ऑप्शन है हमारे पास मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग को एक एप्लीकेशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और आपके मोबाइल में अवेलेबल करा दिया गया। तो जो भी इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज होती हैं, मैक्सिमम सर्विसेज वो आप अपनी मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन में उसको यूज कर सकते हो। मोबाइल में आप डेस्कटॉप वर्जन में जाके अपनी इंटरनेट बैंकिंग भी चला सकते हैं, या फिर आपके पास एक ऐप होती है जो कि बहुत ही सुविधाजनक होती है, उस ऐप के थ्रू आप अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। दूसरा, बैंक आपको देती है चेक्स, डीडी, डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट, पीओ यानी पे ऑर्डर्स, इन सब की सुविधा भी देती है। मतलब आप किसी को अगर आपको पेमेंट करना है तो ऐप चेक्स के थ्रू या फिर डिमांड ड्राफ्ट्स के थ्रू या पे ऑर्डर्स के थ्रू आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। अब हम एक एक करके इन सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एटीएम मशीन, अब एटीएम से हम क्या क्या कर सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू? कैश विड्रॉल कर सकते हैं। एक और एटीएम की मशीन में कैश डिपॉजिट मशीन भी होती है। कई बार वो मशीन एक ही मशीन में दोनों ऑप्शन होते हैं, या कई बार आपको दो अलग अलग मशीन देखने को मिल सकती है। तो आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड के थ्रू। दूसरा, आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने एटीएम का जो पिन होता है वो पिन चेंज कर सकते हैं। आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। आप एटीएम से ही कोई फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट भी बुक कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से आप फंड ट्रांसफर्स कर सकते हैं थ्रू आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इनकी डिटेल्स के लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा जिसमें आप इनकी कंप्लीट डिटेल्स जान सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग से किसी भी तरह का ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, आपको
वाटर बिल्स देने हैं या किसी भी तरह का ऑनलाइन बिल पेमेंट आप कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड्स बुक कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हो अपनी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। आप न्यू बैंकिंग सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपको म्यूचुअल फंड्स बुक करना है, आपको किसी लोन के लिए अप्लाई करना है, या आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है, ये सब भी आप अप्लाई कर सकते हो अपनी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। आप ऑनलाइन एफडी कर सकते हो, आरडी कर सकते हो, ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हो, जैसे ट्रैवल टिकट आपको बुक करनी है या किसी मूवी की टिकट बुक करनी है। आप अपने अकाउंट स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो, मंथली अकाउंट स्टेटमेंट्स या क्वार्टरली अकाउंट स्टेटमेंट्स। इवन आप एक पूरे साल का पूरी अकाउंट डिटेल्स, एक साल में आपने क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए, वो सब ट्रांजैक्शंस आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जान सकते हैं। सेम एज अगर हम मोबाइल बैंकिंग की बात करें तो मोबाइल बैंकिंग में भी लगभग सेम सिमिलर फीचर्स होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इंटरनेट बैंकिंग को मोबाइल बैंकिंग ऐप में कन्वर्ट कर देगी, एक एप्लीकेशन बना दी गई इंटरनेट बैंकिंग की और आपको वो अवेलेबल करा दी गई आपके प्ले स्टोर में। तो आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग को मोबाइल बैंकिंग में मोबाइल में ऐप के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हैं आप और अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। तो लगभग सिमिलर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बहुत ही माइनर लिमिटेशंस जो आप इंटरनेट बैंकिंग में ही कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग से कई बार वो असुविधाजनक होता है, लेकिन 99% जो मोबाइल बैंकिंग है वो बहुत ही सुविधाजनक होती है कस्टमर्स के लिए। कई बार हमारे पास लैपटॉप वगैरह नहीं होता है तो हम मोबाइल में ही अपना सारा काम करते हैं, तो इसीलिए मोबाइल बैंकिंग को इतना फिजिबल बनाया गया है। आगे चलते हैं। जैसे हमने बताया कि बैंक आपको चेक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो डिमांड ड्राफ्ट्स, बैंक आपको डिमांड ड्राफ्ट प्रोवाइड करता है। यानी अगर आपको कोई पेमेंट करनी है किसी को चेक के थ्रू और वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो चाहता है कि मुझे श्योर शॉट यानी कंफर्म पेमेंट चाहिए, तो आप बैंक से जाके डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हो। यानी अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल आपको 10,000 रुपये किसी को पेमेंट करना है, तो आप बैंक के पास जाओगे, आप बैंक को कहोगे कि सर ये 10,000 रुपये हैं, या आप मेरा अकाउंट इस बैंक में है, मेरे अकाउंट से आप 10,000 रुपये डेबिट करके मेरे लिए एक 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवा दीजिए। किसके नाम का बनना है वो आप उनको बना के दे दोगे, भर के, उनका एक फॉर्म होता है, फॉर्म भर के दे दोगे, तो उस नाम का डिमांड ड्राफ्ट आपको मिल जाएगा। वो डिमांड ड्राफ्ट आप जिस भी व्यक्ति को आपको पे करना है आप उसको जाके दे दीजिए और उसका पेमेंट हो जाएगा। ये कंफर्म पेमेंट होता है क्योंकि आपने पैसा पहले से ही एडवांस में दे दिया। डिमांड ड्राफ्ट ज़्यादातर दूसरे शहरों में अगर आपको पेमेंट करनी है उसके लिए होता है, यानी नॉन बेस लोकेशंस के लिए होता है। पे ऑर्डर्स होता है, सिमिलर सर्विस होती है, लेकिन अगर आपको लोकल पेमेंट्स करनी है तो पे ऑर्डर्स की ज़रूरत होती है। हालांकि आजकल बैंक इन जनरल डिमांड ड्राफ्ट ही बनाता है, पे ऑर्डर्स जो है इसका प्रैक्टिस बहुत ही कम है। डिमांड ड्राफ्ट ही बनते हैं, चाहे आपको लोकल पेमेंट करनी हो या आपको आउट ऑफ स्टेशन की पेमेंट करनी हो। बैंक आपको चेक इशू करता है, यानी आप अपने अकाउंट से किसी को भी चेक पेमेंट कर सकते हैं। तो एक पहला जो क्या सुविधा होती है आपकी कि आपने अकाउंट में आपने जो चेक दिया उसमें आपने अकाउंट पे ही लिख दिया और जिसके नाम को आपको जिसको भी पेमेंट करनी है उसका नाम लिख दिया और अमाउंट लिख दिया और उसको दे दिया। अब वो व्यक्ति अपने अकाउंट में जाके उस चेक को जमा करेगा और उसके अकाउंट में पेमेंट हो जाएगी 2 से 3 दिनों के अंदर। तो इसे कहते हैं हम अकाउंट पे ही चेक, यानी वो व्यक्ति सीधे कैश नहीं निकाल सकता, बल्कि अगर उसमें अकाउंट पे आपने लिखा है तो वो अपने अकाउंट में जाके ही उसको जमा करेगा। अगला होता है सेल्फ चेक। सेल्फ चेक यानी आप इसको खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने अपने नाम का चेक बनाया और उसमें अमाउंट लिखा और आप उसका कैश विड्रॉल कर सकते हैं। आप इसको दूसरों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंकिंग सर्विसेज एंड चार्जेस की। जो भी बैंक की सर्विसेज हैं उस पर क्या क्या चार्जेस लगते हैं, क्या क्या फ़ी लगते हैं। तो बहुत सारे सर्विस चार्जेस होते हैं, फ़ी होते हैं, उनके बारे में हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट इन जनरल आपको मैं बता दूंगा जनरली किन किन सर्विसेज पे बैंक चार्ज करता है। जैसे बैंक आपको एटीएम सर्विस प्रोवाइड करता है, डेबिट कार्ड सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसके ऊपर चार्ज लेता है। एटीएम मशीन में लिमिटेशंस होती हैं, जैसे अगर सेम बैंक का एटीएम है तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो
अपने एटीएम में एक लिमिट प्रोवाइड करते हैं कि आप इतनी बार ही उसमें ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड से आप महीने में 5 बार कर सकते हैं, राइट, 10 बार कर सकते हैं, 6 बार कर सकते हो, तो ऐसी लिमिट सेट करता है। सेम एज अगर आप किसी दूसरे बैंक का एटीएम यूज करते हैं तो उसमें 2 बार, 3 बार, 5 बार उसकी भी लिमिट सेट होती है। उसके ऊपर पर ट्रांजेक्शन बैंक आपसे चार्ज करता है। डेबिट कार्ड के ऊपर चार्ज करता है। अगर डेबिट कार्ड आप स्वाइप कराते हैं, डेबिट कार्ड को टैप करके पे करते हैं, तो डेबिट कार्ड के ऊपर भी जो भी आप पेमेंट करते हैं उसके ऊपर बैंक आपसे सरचार्ज चार्ज करता है। दूसरा, बैंक आपको एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके लिए वो पर ट्रांजेक्शन आपसे चार्ज कर सकता है। बैंक आपसे कैश ट्रांजैक्शंस के लिए भी चार्ज करता है। आप बैंक में जाके अगर कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करते हो तो उसकी भी एक लिमिट होती है सेविंग्स अकाउंट में, और अगर लिमिट के बियॉन्ड आप जाके ट्रांजैक्शंस करते हो तो उसके ऊपर बैंक आपको चार्ज करता है। ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो बट ट्रांजैक्शंस आपके चार्जेबल होते हैं। बैंक आपको डीडी बना के देता है, पे ऑर्डर्स बना के देता है। इन केस में भी बैंक आपसे डीडी या पीओ बनाने की फीस लेता है। बैंक आपसे बैंक स्टेटमेंट अगर आप बैंक में जाके डाउनलोड करके वहाँ से बैंक से लेना चाहें तो उसके लिए भी बैंक आपसे फ़ी चार्ज करता है। आपका चेक बाउंस होता है तो फ़ी चार्ज लगती है, या आपके अकाउंट में कोई चेक हुआ और वो बाउंस हो गया तो उसका भी बैंक आपसे चार्जेस लेता है। आपको एसएमएस सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके चार्जेस होते हैं। तो ऐसे कई तरह के चार्जेस होते हैं जो एक तरीके से बैंक की अर्निंग होती है। बैंक अर्न करता है यानी कमाता है इन चार्जेस के थ्रू। तो ये है एक मोटी मोटी जानकारी कि सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट कौन खुलवा सकता है, सेविंग्स अकाउंट में हमें क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं और उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगते हैं। चलिए सेविंग्स अकाउंट के फैक्ट्स की बात कर लें। अब बात करते हैं कुछ एफएक्यूज की, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। क्या क्या हमारे और डाउट्स हो सकते हैं। क्या सेविंग्स अकाउंट में पैन कार्ड मैंडेटरी है? तो आंसर है यस, पैन कार्ड मैंडेटरी है अगर आप सेविंग्स अकाउंट रखते हैं। आप सेविंग्स अकाउंट बिना पैन कार्ड के भी खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रांजैक्शन 50,000 से ऊपर करना है तो आपके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी हो जाएगा बैंक को देना। बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने शुरुआत से ही बैंक अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड को मैंडेटरी कर दिया है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगला सवाल हो सकता है, इज देयर एनी लिमिटेशन ऑन कैश ट्रांजैक्शंस? जी हाँ, सेविंग्स अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शंस की लिमिटेशन होती है। बैंक आपको एक लिमिट देता है महीने की, एक महीने की 4 ट्रांजैक्शंस की लिमिट हो सकती है कि आप 4 बार बैंक में डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं जाके कैश में, तो इसकी लिमिटेशंस होती हैं। अगला सवाल, इज देयर एनी टैक्स एप्लीकेबल ऑन मनी पार्क्ड इन सेविंग्स अकाउंट? जी नहीं, अकाउंट में आप कितना भी पैसा रखें उस पैसे के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। बल्कि अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो आपकी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम होती है वो इनकम आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो वहां मेंशन करते हो। उसमें से एक इनकम होती है इंटरेस्ट इनकम, जो आपकी सेविंग्स अकाउंट से या किसी भी डिपॉजिट से, फिक्स डिपॉजिट से, रिकरिंग डिपॉजिट से हो सकती है। तो सेविंग्स अकाउंट से जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हो वो आपकी एक तरीके की इनकम होती है और ये इनकम आप वहां पर जाके मेंशन करते हो। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में आप कितना भी पैसा रखते हो इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। इज मनी सेफ इन दी सेविंग्स अकाउंट? बिल्कुल, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है सेविंग्स अकाउंट में, बल्कि इसके ऊपर एक इंश्योरेंस भी होता है। किसी भी सेविंग्स अकाउंट में पर बैंक, पर इंडिविजुअल, बैंक की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। इसके थ्रू 5 लाख तक का पैसा इंश्योर्ड होता है, पर बैंक, पर इंडिविजुअल। मैं इसको रिपीट करता हूँ, तो 5 लाख रुपए तक का आपका पैसा बिल्कुल सेव है किसी भी बैंक में, बैंक अकाउंट के अंदर। चाहे वो सेविंग्स अकाउंट भी हो सकता है, वो फिक्स डिपॉजिट भी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट भी हो सकता है। तो बिल्कुल आपका पैसा सेफ है, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैन आई ओपन मल्टीपल सेविंग्स अकाउंट? बिल्कुल, आप मल्टीपल सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं।
एक ही बैंक में आप दो सेविंग्स अकाउंट इंडिविजुअली कह सकते हैं कि इंडिविजुअल अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, बट बैंक आपसे आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो जनरली लोग नहीं खुलवाते हैं। आप इसको ऐसा कर सकते हो कि एक बैंक में आप एक अकाउंट सोल खुलवा सकते हो, एक अकाउंट आप जॉइंट खुलवा सकते हो, या किसी भी व्यक्ति के साथ आप जॉइंट करा सकते हो इसको। तो ऐसे आप करा सकते हैं। अलग अलग बैंक में आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। आजकल तो हर एक व्यक्ति के पास 2 से 3 अकाउंट होते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। सो ये है आपकी सेविंग्स अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।